गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल और वालेकुम सलाम। तो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लास दामिनी कॉमर्स एकेडमी में और मैं हूं आपकी ट्यूशन वाली दी दामिनी। सो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा 4th डे है और ये क्लास मैं लाई हूँ यूपी बोर्ड क्लास 10th कॉमर्स स्ट्रीम वालों के लिए। तो बच्चों, अब तक मैंने आपको पढ़ा दिया है फाइनल अकाउंट का व्यापारिक खाता और लाभ हानि खाता, और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी बैलेंस शीट। जी हाँ, मैं आपको आज बैलेंस शीट पढ़ाऊंगी। क्या है बैलेंस शीट, क्यों बनाई जाती है और व्यापारी अपने देनदार किसके थ्रू कैलकुलेट करता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आर्थिक चिट्ठा। बच्चों, हम बैलेंस शीट को हिंदी में आर्थिक चिट्ठा भी बोलते हैं और तुलन पत्र भी कहते हैं। ये क्यों बनाया जाता है? देखो, यदि व्यापारी को सकल लाभ निकालना है तो वो बनाएगा व्यापारिक खाता। यदि उसे शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि निकालनी है तो वो बनाएगा लाभ हानि खाता। बट यदि व्यापारी को अपने डेब्टर्स निकालने हो, अपने क्रेडिटर्स, अपनी कैपिटल्स, अपनी ड्रॉइंग्स, अपने बैड डेब्ट्स वगैरह, इन सब की अगर कैलकुलेशन करनी है, या फिर मैं बोल दूं यदि व्यापारी को अपने एसेट्स और अपने लायबिलिटीज के बारे में जानना है तो वह बनाता है आर्थिक चिट्ठा। ठीक है, आइए मैं इसकी आपको परिभाषा के थ्रू समझा देती हूँ। देखिए बच्चों, सबसे पहले व्यापारी सकल लाभ व सकल हानि, शुद्ध लाभ व शुद्ध हानि के साथ साथ व्यापारी को यह भी ज्ञात करना होता है कि उसके लिए उसके व्यापार में कितनी पूंजी लगी है तथा कितना रुपया आहरण किया है तथा कितने देनदार व लेनदार हैं और कितने उसके व्यापार के दायित्व व संपत्तियां हैं। तो इन सब की जानकारी वे किसके थ्रू कैलकुलेट करता है? आर्थिक चिट्ठे के थ्रू। समझ गए बेटा? देखो, व्यापारी को जब अपने व्यापार के दायित्व और संपत्ति इन सब के बारे में जानकारी चाहिए होती है तो वो किसका निर्माण करता है? आर्थिक चिट्ठे का। ठीक है, आर्थिक चिट्ठे में दो पक्ष होते हैं, एक होता है हमारा दायित्व पक्ष और दूसरा होता है हमारा संपत्ति पक्ष। तो बेटा, इसके थ्रू हमें अपनी किस किस बातों का पता चलता है? पूंजी का भी पता चलता है, आहरण की गई राशि का भी पता चलता है और हमारे दायित्व का भी पता चलता है। नेक्स्ट, हमारी संपत्तियों का भी पता चलता है और हमारे देनदार कितने हैं, लेनदार कितने हैं, इन सब का हमें किसके थ्रू पता चलता है? बैलेंस शीट के थ्रू। ठीक है, अब देखो बैलेंस शीट कि मैं आपको एक परिभाषा भी बता देती हूँ, क्योंकि ये जो थ्योरिटिकल पार्ट है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में जरूर आता है यूपी बोर्ड के। आप सीबीएसई बोर्ड में भी इसको देख सकते हैं। क्लास 11th में एक शॉर्ट नोट आ जाएगा, उसमें आपसे पूछ लेंगे बैलेंस शीट क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्ट में भी आ जाता है कि क्या बैलेंस शीट एक खाता है या विवरण पत्र है। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, बैलेंस शीट एक विवरण पत्र है, तुलना पत्र है। ठीक है, अब मैं आपको इसकी एक परिभाषा बता देती हूँ। हमारे प्रोफेसर है जे.आर. बार्टली बॉय, बहुत फेमस है ये। जे.आर. बार्टली बॉय के अनुसार आर्थिक चिट्ठा एक ऐसा विवरण है जो किसी निश्चित तिथि को किसी व्यापार की सही वित्तीय यानी कि फाइनेंस स्थिति ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। किसके लिए बनाया जाता है बेटा? आर्थिक चिट्ठा एक ऐसा विवरण पत्र है बेटा, ये विवरण है जो किसी निश्चित तिथि को किसी व्यापार की सही वित्तीय स्थिति ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ। देखो, जो हम सकल लाभ और शुद्ध लाभ ज्ञात करते हैं वो हम व्यापारिक खाते के थ्रू ज्ञात करते हैं, और जो हम लाभ हानि खाता बनाते हैं शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि ज्ञात करने के लिए बनाते हैं। बट अगर हमें डेब्टर्स, पूंजी, एसेट्स, देनदार, क्रेडिटर्स, अशोध्य ऋण या फिर रोकड़, कैश फ्लो एटसेट्रा जो भी हमारा होता है, यदि हमें वो ज्ञात करना होता है ना,
तो हमें क्या बनाना होता है? आर्थिक चिट्ठा। तो आर्थिक चिट्ठे का निर्माण क्यों करता है व्यापारी? यदि मैं आपको इसको एक लाइन में बताऊं तो आर्थिक चिट्ठे का निर्माण व्यापार की कितनी संपत्तियां हैं, कितने दायित्व है, यह ज्ञात करने के लिए व्यापारी द्वारा बनाया जाता है। ठीक है बेटा, चलिए अब मैं आपको बताऊंगी, ये परिभाषा जरूर लिख लेना, ठीक है, एग्जाम में जरूर लिख लेना। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि आर्थिक चिट्ठा क्या है तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं और इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं जे.आर. बाटलीबॉय के अनुसार। सेकंड बेटा, ये आपको थोड़ा घुमा फिरा कर भी क्वेश्चन को पुटअप कर सकता है, जैसे ये बोल सकता है कि विवरण पत्र क्या है, तो विवरण पत्र भी इसी को बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये विवरण पत्र भी कहलाता है, विवरण पत्र या तुलना पत्र, तुलन पत्र भी कहलाता है, बट इसको इंग्लिश में बैलेंस शीट ही बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना, यदि क्वेश्चन में पूछा जाए विवरण पत्र क्या है, तुलन पत्र क्या है, तो ये भी हमारा आर्थिक चिट्ठा ही कहलाता है। ठीक है बच्चा, आप इसको नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में जरूर। आर्थिक चिट्ठा बनाने के हमारे लाभ क्या है, उद्देश्य क्या है? यदि लाभ और उद्देश्य में से कुछ भी आए ना तो आप कुछ इनमें से कोई भी एक लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्थिक स्थिति का ज्ञान। आर्थिक चिट्ठे से हमें क्या होता है, हमारी व्यापार की सिचुएशन पता चलती है, आर्थिक स्थिति पता चलती है। ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन पता चलती है कि हमारा जो बिजनेस है वो ग्रोथ कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, व्यापार के लेनदार व देनदार का ज्ञान। हमारे व्यापार में कितने हमारे लेनदार हैं और कितने हमारे देनदार हैं, यानी कि डेब्टर्स और क्रेडिटर्स का पता चलता है। नेक्स्ट है हमारा रोकड़ का ज्ञान। हमारे व्यापार में कितना कैश है, कितना रोकड़ है, ये हमें किसके थ्रू पता चलता है बच्चा? आर्थिक चिट्ठे के। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है विभिन्न कोषों का ज्ञान। ठीक है, विभिन्न कोषों का ज्ञान, देखो जब भी व्यापारी को भावी जितने भी मतलब कि फ्यूचर के लिए कोष जमा करता है, फंड जमा करता है, तो उसका ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है? आर्थिक स्थिति से, हाँ, आर्थिक चिट्ठे से। ठीक है, तो कोषों का भी हमें ज्ञान कहाँ से पता चलता है? बैलेंस शीट से हमारी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संपत्तियों की स्थिति का ज्ञान। हमारी संपत्ति की सिचुएशन क्या है, हमारी संपत्ति की कितनी लाइफ रह गई है, कितना उस पर डेप्रिसिएशन लगा है, तो ये सब किससे पता चलता है? हमारा आर्थिक चिट्ठे से। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है शुद्ध लाभ व पूंजी का ज्ञान, यानी कि हमारे व्यापार में तो शुद्ध लाभ कितना है। ठीक है, वैसे तो जो कैलकुलेशन जो इसकी की जाती है वो की जाती है लाभ हानि खाते से, लेकिन इसको पूंजी में ऐड या माइनस किया जाता है, तो उससे हमारी ओरिजिनल पूंजी निकल कर आती है। तो हमारी पूंजी का ज्ञान हमें किसके थ्रू होता है? आर्थिक चिट्ठे के थ्रू होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आहरण, यानी कि ड्रॉइंग, यानी कि व्यापारी ने जब अपने निजी व्यय के लिए पैसे या माल का उपयोग किया हो तो उसको क्या बोलते हैं? आहरण। तो आहरण का ज्ञान बेटा हमें कहाँ से पता चलता है? ये भी हमें आर्थिक चिट्ठे से पता चलता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है हमारा बेटा आर्थिक चिट्ठे की विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, यह संपत्तियां एवं दायित्वों का एक विवरण पत्र है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, बैलेंस शीट को हम तुलना पत्र भी कहते हैं, विवरण पत्र भी कहते हैं और आर्थिक चिट्ठा भी कहते हैं। इंग्लिश में इसका सिंगल नाम है बैलेंस शीट। तो बेटा इसको, ये एक विवरण पत्र होता है। विवरण पत्र का मतलब है ये ब्यौरा होता है, एक लिखित इंफॉर्मेशन होती है। इसमें हमारे दायित्वों का पता चलता है, संपत्तियों का एक विवरण पत्र है, ये खाता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इसमें कोई ऋणी और धनी पक्ष नहीं होता है। इसमें हमारा जो दायित्व पक्ष होता है, जो बाह्य पक्ष होता है, वो होता है हमारा दायित्व और पूंजी का। ठीक है, दायित्व होता है, और जो दाया पक्ष होता है ये हमारा होता है संपत्तियों का, यानी कि देनदारों का। ठीक है, यानी अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है बेटा वो है पूंजी कितनी है, किस प्रकार विनियोजित है। इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो पूंजी है वो अब कितनी है और वो हमारे व्यापार में किस प्रकार, एक तरह से हमने किस तरीके से इन्वेस्ट किया गया है, उसका विनियोजित किस प्रकार है, कहाँ पर कितनी पूंजी लगी हुई है। तो ये हमारा किसके थ्रू पता चलता है बेटा? आर्थिक चिट्ठे के थ्रू पता चलता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है विवरण पत्र में केवल वास्तविक व व्यक्तिगत खाते को ही लिखा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है हमारा। जो विवरण पत्र है
उसमें केवल वास्तविक और व्यक्तिगत खाते ही लिखे जाते हैं, उसमें अवास्तविक खातों का विवरण नहीं होता है। ये क्वेश्चन एक बार यूजीसी नेट के एग्जाम में भी पूछा गया था कि जो आर्थिक चिट्ठा है उसमें किस प्रकार के खातों का लेखा किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि आर्थिक चिट्ठे में वास्तविक यानी कि रियल और व्यक्तिगत खाते यानी कि पर्सनल अकाउंट का ही लेखा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है यह निश्चित समय के अंत में बनाया जाता है। निश्चित समय यानी कि यह वित्तीय वर्ष के अंत में बनाया जाता है, यानी कि 31 अप्रैल तक हमें ये बनाकर रेडी करना होता है। तो इसको आप ये बोल सकते हो कि यह निश्चित समय के अंत में यानी कि वित्तीय वर्ष के अंत में बनाया जाता है। ठीक है बेटा, वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर के अंत में बनाया जाता है, इसकी एक निश्चित तिथि होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है इसमें टू को हम हिंदी में का बोलते हैं, बाय को हम हिंदी में से बोलते हैं, का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, देखो व्यापारिक खाते में भी और लाभ हानि खाते में भी हम बाय और टू का यूज करते हैं, बट इसमें ऐसा कोई यूज नहीं होता है। अब बच्चों आपको मैं दोबारा से एक बार रिवाइज करा दे रही हूँ। देखो सबसे पहले यह संपत्ति एवं दायित्वों का विवरण पत्र है, ना कि कोई खाता है। इसमें दायित्व और पूंजी पक्ष होते हैं, ना कि ऋणी और धनी पक्ष होते हैं। नेक्स्ट है इसमें पूंजी किस प्रकार है, कितनी है, ये भी हमें आर्थिक चिट्ठे के थ्रू पता चलता है। विवरण में केवल वास्तविक व व्यक्तिगत खातों यानी कि रियल व पर्सनल अकाउंट को ही लिखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा यह वित्तीय वर्ष के अंत में बनाया जाता है और इसमें टू और बाय का यूज नहीं होता है। अब यहाँ का भी हम रिवीजन कराएंगे। एक बार मैं इसको भी आपको बता रही हूँ। आर्थिक स्थिति का ज्ञान होना, व्यापार के लेनदार व देनदारों का ज्ञान होना, रोकड़ का पता चलता है, विभिन्न कोषों का ज्ञान होता है, संपत्तियों की स्थिति का ज्ञान होता है, शुद्ध लाभ व शुद्ध पूंजी का ज्ञान होता है, आहरण का ज्ञान होता है। एक दो पॉइंट आप इसमें से खुद से भी ऐड कर सकते हो। यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इससे देनदारों का ज्ञान पता चलता है, ठीक है, संपत्तियों का पता चलता है। तो वैसे मैंने लिख दिया, ठीक है। और नेक्स्ट बहुत सारी कितने भी नियोजित हैं हमारे, ये सब आप अपनी तरफ से बनाकर भी लिख सकते हो, इसको आप कितना भी बढ़ा सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी हमारे आर्थिक चिट्ठे का फॉर्मेट कैसा हो। देखो बच्चों, पहले मैं आर्थिक चिट्ठे के फॉर्मेट बनाने से पहले मैं ये बता दूं आपको आर्थिक चिट्ठे बनाया कितने तरीके से जाता है। देखो आर्थिक चिट्ठा बनाने की दो विधियां हैं। नंबर 1 तरलता के क्रम में और नंबर 2 स्थायित्व के क्रम में। देखो बच्चा, पहले मैं आपको तरलता के क्रम में बता रही हूँ। सबसे पहले ऐसी संपत्तियां लिखी जाती है जिसको रोकड़ में एकदम से चेंज कर सके, यानी कि जिसको रोकड़ में बदला जा सके। क्या किया जा सके? बदला जा सके। यानी कि इसमें इस क्रम में सबसे पहले उन संपत्तियों को लिखा जाता है जिसे हम रोकड़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे मशीनरी वगैरह। नेक्स्ट हमारा आ गया दायित्व को शीघ्र सत्ता से चुका सके, यानी कि पहले उन दायित्वों का लेखा किया जाता है जिन्हें हमें पहले चुकाने हैं, जिनका भुगतान हमें पहले करना है, जो हमारे पहले भुगतान हो सकते हैं, जैसे बैंक अधिविकर्ष etc। नेक्स्ट हमारा है, जैसे देखो सबसे पहले जो दायित्व लिखे जाएंगे वो लिखे जाएंगे चालू दायित्व, स्थायी दायित्व और पूंजी दायित्व। यानी कि सबसे पहले जो लेखा होगा वो होगा हमारा चालू दायित्व का, यानी कि करंट लायबिलिटीज। फिर होगा हमारा जो फिक्स्ड दायित्व है। नेक्स्ट है हमारा पूंजी का लेखा होगा। फिर जो हमारी संपत्तियों का लेखा होगा वो होगा हमारा तरल संपत्तियों का। नेक्स्ट उसके बाद हमारी जितनी भी संपत्ति आएगी चल संपत्ति आएंगी, फिर आएगी हमारी स्थायी संपत्तियां। ठीक है, और नेक्स्ट बेटा इस वाले जो क्रम का यूज होता है, जो इस फॉर्मेट का मोस्टली यूज करते हैं वो होता है हमारा एकांकी व्यापार, ठीक है, और एक हमारी साझेदारी संस्थाएं। ये दो संस्थाएं हैं जो इसका यूज करते हैं, एक व्यापारी और एक साझेदारी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्रम है उसको हम बोलते हैं स्थायी क्रम। अब देखो इसमें लेखा संपत्तियों व दायित्व के स्थायित्व के अनुसार होता है, यानी कि हमारी संपत्ति और दायित्व की सिचुएशन क्या है, वो कितने स्थायित्व है, कितने फिक्स्ड है, इसके अनुसार हमारा जो लेखा होता है इसी के अनुसार होता है। जैसे जो देरी से भुगतान करने वाले दायित्व हैं उनका तो पहले लेखा होगा। सेकंड जो हमारा शीघ्रता से भुगतान करने वाले लेखे हैं
उनका बाद में होगा। फिर थर्ड में वो आएंगे जिनको हमें भुगतान सबसे पहले करना है, थर्ड वो लिखे जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारी संपत्तियां हैं उनका लेखा किस प्रकार होगा, सबसे पहले जो अधिक स्थायित्व वाली संपत्तियां होगी, नेक्स्ट जो हमारी कम स्थायित्व वाली संपत्तियां होंगी उनका लेखा होगा। एक बार मैं फिर से बताने जा रही हूँ, आर्थिक चिट्ठे की दो विधियां हैं, तरलता के रूप में, स्थायित्व के रूप में। ठीक है, तरलता के रूप में पहले उन संपत्तियों का लेखा किया जाता है जिसको हम रोकड़ में एकदम से कन्वर्ट कर सकें। सेकंड, और उन दायित्वों का लेखा किया जाता है जिसको हमें शीघ्रता से भुगतान करना है, जो हमें करंटली देनी है। इसमें पहले चालू दायित्व का लेखा होता है, फिर स्थायित्व दायित्व का लेखा होता है, फिर पूंजी का लेखा होता है। और संपत्तियों में तरल संपत्ति पहले आएंगी, चल संपत्ति, फिर आएगी स्थायित्व संपत्तियां। यूज कौन कौन करता है इनका, यूज इनका करता है एकांकी व्यापार और साझेदारी संस्था। फिर हमारा स्थायित्व के रूप में होता है, स्थायित्व में क्या होता है, जो संपत्तियां और दायित्व स्थायित्व है उनके अनुसार होता है। जैसे जिनका भुगतान हमें देरी से करना है वो पहले लिखे जाएंगे, जिनका थोड़ा जल्दी करना है वो पहले, और जिनका सबसे पहले करना है उनका लास्ट में। इस तरह संपत्ति जो ज्यादा स्थायित्व संपत्तियां हैं उनका पहले लेखा किया जाता है, और जो सेकेंडली है उनका बाद में। इनका प्रयोग कहाँ पर होता है, इनका प्रयोग मोस्टली बैंकिंग व्यवस्था करती है। कहाँ पर होता है, बैंकिंग व्यवस्था में, बैंकिंग सेक्टर में इसका प्रयोग होता है मोस्टली। और जो हमारी सहकारी संस्थाएं वगैरह होती है वहां पे भी इनका यूज होता है, जो हमारे नॉर्मल जो बिजनेसमैन होते हैं उनका यूज करते हैं। और मैं आपको इसी क्रम के अनुसार पढ़ाऊंगी। ठीक है बेटा, अब मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगी इसका, और मैं केवल स्थायित्व क्रम के अनुसार ही आपको फॉर्मेट बनाऊंगी, क्योंकि नॉर्मली हम इसी क्रम के अनुसार अपने जो खाते हैं वो बनाते हैं। ठीक है बेटा, जो मैं आपको बताऊंगी बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा है, मैं आपको ये बताऊंगी प्रेमिनेंस ऑर्डर के अनुसार। देखना, बैलेंस शीट इन ऑर्डर ऑफ प्रेमिनेंस, यानी कि स्थायित्व क्रम में कैसे होता है। देखो बेटा, बैलेंस शीट के टू साइड्स होते हैं, एक स्थायित्व लायबिलिटी, एक होता है दायित्व साइड्स, और एक होती है एसेट्स। दायित्व को हम इंग्लिश में लायबिलिटीज बोलते हैं, एंड एसेट्स को हम हिंदी में संपत्ति बोलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले दायित्व साइड में हम क्या क्या लगाएंगे, ये हमारा कैपिटल आएगा, इसको हम हिंदी में बोलते हैं पूंजी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नेट ऐड हो जाएगा, नेट प्रॉफिट यानी कि शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ हम इसमें ऐड कर देंगे, और यदि हमारा शुद्ध हानि है यानी कि नेट लॉस है तो ये हमारा माइनस हो जाता है कैपिटल में से। नेक्स्ट हमारा जो आएगा, ये आएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर आएगा हमारा ड्राइंग, ड्राइंग को हम हिंदी में बोलते हैं आहरण। क्या बोलते हैं बेटा, आहरण बोलते हैं, यानी कि जो व्यापारी निजी उपयोग के लिए यूज करते हैं तो उसको हम पूंजी में से माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी कि अदत खर्ची, इसको हम हिंदी में अदत बोलते हैं, अदत व्यय। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लोन, लोन को इंग्लिश में ऋण बोलते हैं। और फिर आएगा हमारा क्रेडिटर्स, यानी कि हमारे जितने भी लेनदार हैं। ठीक है, फिर आएगा हमारा बिल पेबल, इसको हम हिंदी में बोलते हैं देवी पत्र, देवी पत्र बोलते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं बीपी। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बीपी लिखते हैं, और हिंदी में होता है हमारा देवी पत्र। नेक्स्ट है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट होता है जब हम बैंक से थोड़ी धनराशि अपने बैलेंस से ज्यादा ले लेते हैं, या फिर ऑर्डर दे देते हैं बैंक को कि इतनी धनराशि उस बैंक में या उस व्यक्ति को या वहां को एक्स्ट्रा दे दे, तो हमारे एक तरह से बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं बैंक अधिविकर्ष, बैंक अधिविकर्ष। ठीक है, इसको हम हिंदी में बैंक अधिविकर्ष बोलते हैं। ये हमारी कुछ अमाउंट्स हैं, या कुछ हमारे अमाउंट्स हैं जो हमारी लायबिलिटी साइड आएंगी। नेक्स्ट है हमारा एसेट साइड, हम कौन कौन सी मदों को लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गुडविल, गुडविल को हम बोलते हैं ख्याति, यानी कि नाम फेम।
ख्याति आएगा। फिर आएगा हमारा लैंड एंड बिल्डिंग, यानी कि भूमि और भवन। भूमि और भवन। फिर आएगा हमारा प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, क्लोजिंग स्टॉक यानी कि अंतिम रहतिया, और सैंड्री डेप्टर्स यानी कि विविध देनदार। और फिर आएगा बिल रिसीवेबल। फिर इन्वेस्टमेंट यानी कि जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं वो कहाँ पर आएंगे, वो हमारे संपत्ति पक्ष में आएंगे। फिर कैश इन हैंड, रोकड़ हस्त, इसको रोकड़ हस्तस्थ भी बोलते हैं, रोकड़ हैंड में भी बोलते हैं। फिर आएगा हमारा कैश एट बैंक। ये कुछ अमाउंट्स हैं, कुछ मदे हैं जो हमारी एसेट साइड आएंगी, और ये जो मदे हैं ये हमारी लायबिलिटी साइड आएंगी। तो बच्चों आज मैंने आपको इतना बता दिया है। कल मैं आपको कुछ ऐसे डिफरेंसेस बताऊंगी, कुछ ऐसे अंतरों को बताऊंगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे तलपट और लाभ हानि खाते में अंतर, तलपट और आर्थिक चिट्ठे में अंतर, तलपट, ये सब आपके डिफरेंसेस हैं जो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, 1-2 नंबर से यहाँ से जरूर आता है। तो बेटा आप इसको नोट डाउन कर लेना, लिख लेना, इसको देख लेना, और जो मैंने अब तक क्लास करा दी है उनको प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ मेरी जो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, क्योंकि आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं, जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो भी आपको पता चल जाएंगे। और सेकंडली आप याद रखना, मैं डेली आपसे 10 क्वेश्चन पुटअप करती हूँ शॉर्ट्स के थ्रू, तो आप उनका आंसर देना, कमेंट में अपना आंसर लिखना और उनको रिवीजन करते रहना, ठीक है। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है उन्हीं को उसमें पूछा है शॉर्ट्स के थ्रू, ठीक है। तो बच्चा कल मिलते हैं, ओके बाय, जय हिंद जय भारत।